Very good afternoon to all. Myself Yash Tilwani and one of the faculty in Aisha Humanities classes. And today we are going to start Geography. Geography chapter 11, that is World Climate and Climate Change. This is part 1. Rest of the topic will be covered in part 2. ठीक है? So basically these are the learning outcomes. After going through the presentation, the students would be able to create an insights into the 3 approaches of classification of climate. Koypen scheme of classification of climate, which is of most important, tropical humid climate and its types, and dry climate and its types. तो बेसिकली लर्निंग आउटकम हमारा आज के चैप्टर का ये है कि इस चैप्टर को आज पार्ट 1 कवर करने के बाद हमें पता चलेगा कि क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के हमारे पास कौन कौन से अप्रोचेस हैं, उसके अलावा कोयपन द्वारा क्या स्कीम दी गई क्लाइमेट को क्लासिफाई करने की, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लस अगर आप फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे लाइक यूपीएससी एंड ऑल, तो उसमें भी ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से अंडर दी सेक्शन ऑफ ज्योग्राफी आपको कवर करना आना चाहिए. तो सेकंड में हम डिस्कस करेंगे कि कोयपन ने किस तरीके से क्लाइमेट को क्लासिफाई किया है अपनी थ्योरी के हिसाब से. थर्ड, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट क्या होता है और कौन कौन से इसके टाइप्स है अलॉन्ग विद द फीचर्स. एंड फोर्थ है ड्राई क्लाइमेट एंड इट्स टाइप्स. ये जो सूखा क्लाइमेट होता है जिसमें रेनफॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो इस तरीके का क्लाइमेट क्या होता है और पर्टिकुलरली कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं हमारे वर्ल्ड में जो कि इसमें कवर होते हैं अंडर दी ड्राई क्लाइमेट एंड इट्स टाइप्स. तो ये हैं आपके लर्निंग आउटकम्स. फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ. पहला टॉपिक जो मैं आज कवर करना है वो है 3 अप्रोचेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, कि किस तरीके से एक मेट्रोलॉजिस्ट या कोई भी एक इंडिविजुअल क्लाइमेट को, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के क्लाइमेट को क्लासिफाई कर सकता है अलग अलग टाइप्स में. दूसरा, कोयपन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, कोयपन द्वारा किस तरीके से क्लाइमेट को क्लासिफाई किया गया अलग अलग एरियाज के हिसाब से. तीसरा है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट एंड इट्स टाइप, या बेसिकली ये क्लाइमेट किस तरीके का होता है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में जो इस तरीके के क्लाइमेट को फेस करती हैं, इसमें सर्वाइव करती हैं, और इसके भी फर्दर टाइप्स हमारे पास क्या हैं. और सेम टॉपिक है आपका फोर्थ, ड्राई क्लाइमेट एंड इट्स टाइप, कि ड्राई क्लाइमेट क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में जो बेसिकली ड्राई क्लाइमेट में आती हैं, और आने के बाद उनके भी क्या क्या टाइप्स हैं, कितनी मतलब इनकी सब कैटेगरीज हैं. तो बेसिकली ये आपके लर्निंग आउटकम्स हैं. तो पिक्चर से टोटली क्लियर है. वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड इज टोटली डाइवर्सिफाइड. जिस तरीके से हर कंट्री एक दूसरे से अलग है, उसी प्रकार से कंट्री का क्लाइमेट भी एक दूसरे की क्लाइमेट से अलग है. कोई कंट्री है जो समर के लिए जानी जाती है, कोई पर्टिकुलर कंट्री है जो रेनी सीजन के लिए फेमस है जैसे कि इंडिया, एंड कोई पर्टिकुलर कंट्री है जो विंटर्स के लिए ज़्यादा फेमस है. तो जिस तरीके से हर कंट्री डाइवर्सिफाइड है और अलग अपने अपने फीचर्स के हिसाब से एक दूसरे से अलग है, ऑन द सेम बेसिस कंट्रीज क्लाइमेट के हिसाब से भी काफ़ी अलग है. तो क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के हमारे पास 3 तरीके हैं. पहला है एम्पेरिकल, जिसको इस चैप्टर में आप डिटेल में डिस्कस करोगे. पहला होता है एम्पेरिकल, दूसरा होता है जेनेटिक, एंड थर्ड होता है अप्लाइड. तो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब भी किसी कंट्री के टेम्परेचर को, जब भी किसी कंट्री के क्लाइमेट को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन. मतलब हम किसी पर्टिकुलर कंट्री में विजिट किए और वहाँ के क्लाइमेट को ऑब्जर्व करके, वहाँ के टेम्परेचर को, वहाँ के प्रेसिपिटेशन को ऑब्जर्व करके अगर हमने वहाँ का क्लाइमेट तय किया कि ये पर्टिकुलर क्लाइमेट उस कंट्री का है, तो इस क्लासिफिकेशन को कहा जाता है एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन. तो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसको हम क्लासिफाई करते हैं वेदर को या सीजन को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन. एंड ऑब्जर्व भी हम क्या करते हैं? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन. किसी भी कंट्री के टेम्परेचर को, किसी भी कंट्री के प्रेसिपिटेशन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद हम बताते हैं कि इस पर्टिकुलर कंट्री का ये क्लाइमेट है, तब इस क्लासिफिकेशन को कहा जाता है एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन. जो कोयपन की आप स्कीम पढ़ोगे वो पूरी तरीके से बेस्ड है एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन पे. क्लियर है यहां तक? एम्पेरिकल के बाद नेक्स्ट आता है जेनेटिक. जेनेटिक का मतलब है, पहला एम्पेरिकल में हमने ऑब्जर्व करके क्लाइमेट बताया, जेनेटिक में हम क्लाइमेट का कॉज जानकर क्लाइमेट तय करेंगे कि उस कंट्री का क्लाइमेट क्या है. ठीक है? जेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऐसा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट जिसको उसके कॉज के हिसाब से किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया का सीजन मॉनसून है,
अगर इंडिया का क्लाइमेट रेनी क्लाइमेट है तो वो क्यों है? अगर ट्रॉपिकल रीजन का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है, जैसे ट्रॉपिकल के एरियाज होते हैं जहां पे गर्म क्लाइमेट रहता है, तो वो क्यों है? तो इस क्यों को जब हम यूज करते हैं किसी भी कंट्री का क्लाइमेट पता लगाने के लिए, तब उसे कहा जाता है क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक। तो एम्पेरिकल में हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन, किसका? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। लेकिन जेनेटिक में हम क्या करते हैं? जेनेटिक में हम क्लाइमेट को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज, कि जो क्लाइमेट उस पर्टिकुलर एरिया का है उसका कारण क्या है। जब कारण हमको पता चलेगा तभी हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया का ये फलाना क्लाइमेट है। एंड लास्ट है अप्लाइड। अप्लाइड क्लासिफिकेशन इन दोनों का जस्ट रिवर्स है। ऑब्जर्वेशन के अलावा और कॉज के अलावा अगर कोई तीसरा तरीका हम यूज करते हैं क्लाइमेट को क्लासिफाई करने का, तो वो है आपका अप्लाइड क्लासिफिकेशन। इट कुड बी एनीथिंग, क्योंकि इसमें क्लियर मेंशन है इट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो जो आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन को, जो कोइपन द्वारा किया गया था 1920 में, और जिसको आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलरली यूज किया जाता है किसी भी कंट्री के या वर्ल्ड के किसी भी हिस्से के क्लाइमेट को लोकेट करने के लिए। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोइपन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। तो मैं एक बात इसमें आपको बता दूं, अभी तक जितने चैप्टर आपने कवर किए हैं वो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर करें, मतलब उसमें आपको शायद कुछ रटना नहीं पड़ा होगा। टीचर ने आपको समझाया, आपने उसको सुना और सुनने के बाद थोड़ा अपने वर्ड्स में उसको लिख दिया। लेकिन यहां क्या होगा, अगर आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो इसमें कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जो आपको समझ में तो आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कोइपन ने हर प्रकार की क्लाइमेट कंडीशन को एक अल्फाबेट दे दिया, एक चीट कोड दे दिया है। व्हाट इज चीट कोड? सबने गेम्स खेले होंगे। तो चीट कोड बेसिकली क्या है? आपने कोई कोड इनपुट किया और कोड इनपुट करने के बाद कोई वेपन, कोई आर्मर, जो आपको उसके बदले चाहिए वो आपको उस गेम में मिल गया। तो बेसिकली कोइपन ने जब पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को क्लासिफाई किया तो इतने प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशंस निकली कि उसको याद रखना बहुत मुश्किल था। तब उसने क्या कर दिया, हर क्लाइमेट कंडीशन को याद रखने के लिए क्या इंप्लाई कर दिया? एक चीट कोड। तो उस चीट कोड की वजह से उसने सारे क्लाइमेटिक कंडीशन को अपने दिमाग में याद रख लिया, और याद रखने के बाद उसको आपके सिलेबस में भी डाल दिया, जिसको आप अपने कंटेक्स्ट में कवर करते हो आंसर्स लिखने के लिए। तो बेसिकली कोइपन की स्कीम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। The most widely used classification of climate is the empirical climate classification scheme developed by V. Koipen. Koipen identified a close relationship. It identified a close relationship between the distribution of vegetation and climate. अब आपसे एक क्वेश्चन है, किसी भी कंट्री का वेजिटेशन यानी कि फॉरेस्ट, हम यहाँ पे फॉरेस्ट की और वहाँ के ग्रासलैंड्स की हम बात कर रहे हैं, किसी भी कंट्री का वेजिटेशन और किसी भी कंट्री का क्लाइमेट, क्या इनका आपस में कोई रिलेशन हो सकता है? पॉसिबल है? किसी भी कंट्री का फॉरेस्ट या ग्रासलैंड या घास कह लो अगर आपको और इजी वर्ड में सुनना है, या और उसका क्लाइमेट, क्या क्लाइमेट और उगने वाली घास या पेड़ पौधे, क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है? पॉसिबल है? जैसे अगर बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर है, बहुत वार्म टेम्परेचर है, तो क्या वार्म टेम्परेचर में आपको वेजिटेशन ज्यादा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर रेनी सीजन है, जैसे हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जब हम बात करेंगे, जब इसमें आएगा, तो इसे रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में वेजिटेशन क्या होता है, यूजुअली काफी ज्यादा ग्रो कर जाता है। इंडिया का एग्जांपल लेते, क्यों उतना दूर जाना है, जब सावन का महीना यहाँ आता है, जो रेनी सीजन का एक बहुत ही पर्टिकुलर मंथ है, उस टाइम पे क्या होता है, जो मैदान भी खाली पड़े रहते हैं उनमें भी घास उग जाती है। तो वो जो घास वहां उग रही है, वो जो वेजिटेशन वहां पे उग रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? रेनफॉल। तो बेसिकली मौसम डायरेक्टली इंटर रिलेट करता है किससे? वेजिटेशन से। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में वेजिटेशन बहुत हाई है, यानी उसका टेम्परेचर कैसा है, थोड़ा सा कोल्ड है या रेनी सीजन है, लेकिन अगर किसी एरिया का किसी एरिया में वेजिटेशन बहुत कम है, कम जंगल है, कम ग्रासलैंड्स है, तो बेसिकली वहां का टेम्परेचर कैसा होगा? थोड़ा सा गर्म होगा, सूखा होगा, इसलिए वहां पे घास उगी नहीं पाती, वहां पे पेड़ पौधे उगने के बाद ज्यादा लंबे टाइम तक चलते नहीं हैं, एक्सेप्ट कैक्टस। कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही हाई टेम्परेचर में उगते हैं, जो अभी चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे अंडर द ड्राई क्लाइमेट। तो बेसिकली कोइपन का ये कहना था कि अगर आपको किसी कंट्री का क्लाइमेट आइडेंटिफाई करना है, तो क्लाइमेट आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है आप उस कंट्री की वेजिटेशन पे नजर डालिए।
क्योंकि वेजिटेशन और क्लाइमेट का रिलेशन कैसा है, क्लोज रिलेशन है। अगर कहीं का वेजिटेशन अच्छा है मतलब क्लाइमेट फेवरेबल है, अगर कहीं का वेजिटेशन पुअर है यानी क्लाइमेट अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल इन द सेंस किसके लिए, वेजिटेशन के लिए। लोग तो सर्वाइव कर लेंगे, रहने वाले तो डेजर्ट में भी रहते हैं, रहने वाले तो कोल्ड स्नोई माउंटेन में भी रहते हैं, तो रहने वाले तो एडेप्टेबल हैं। हमें अगर क्लाइमेट आइडेंटिफाई करना है तो आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट तरीका हमारे पास क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया के वेजिटेशन पे नजर डालना। समझ आया? इसके बाद ही सिलेक्टेड सर्टेन वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। हम कौन सा मेथड देख रहे हैं यहां पे, एम्पेरिकल। तो एम्पेरिकल में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन, और क्या ऑब्जर्व करेंगे, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। तो उसने क्या किया, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की कई वैल्यूज को कलेक्ट किया उस पर्टिकुलर एरिया से, और कलेक्ट करने के बाद उसको रिलेट किया वेजिटेशन से, और उसको यूज किया क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए। कोईपन ने क्या कहा कि वेजिटेशन और क्लाइमेट के बीच में क्लोज रिलेशन है। तो वो क्या करता, उसने क्या किया था, पर्टिकुलर कंट्रीज में से उसने डेटा कलेक्ट किया टेम्परेचर का और प्रेसिपिटेशन का। डेटा कलेक्ट करने के बाद जहां से भी उसने डेटा कलेक्ट किया वहां की वेजिटेशन पे नजर डाली कि वहां पे घास फूस या वहां पे फॉरेस्ट ग्रासलैंड कितने हैं, तो वहां के वेजिटेशन पे उसने नजर डाली। और वेजिटेशन पर नजर डालने के बाद उसने क्या बताया, उसने क्या क्लासिफाई किया, क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल डेटा। समझ गए? इसके बाद इट इज एन एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन based on mean annual and mean monthly temperature and precipitation data. What is mean? 10th में सुना होगा mean. mean का मतलब होता है एवरेज। तो ये जो डेटा है, जो क्लासिफिकेशन यहां पे क्लाइमेट का किया गया है, वो क्लासिफिकेशन किया गया है एवरेज के बेसिस। मीन एनुअल यानी पूरे साल का डेटा उसने कलेक्ट किया टेम्परेचर का, और लास्ट में उसने क्या निकाल दिया, उसका एवरेज। और एवरेज निकालने के बाद उसने उस कंट्री का क्लाइमेट क्या कर दिया, डिकोड कर दिया कि इस कंट्री में ये पर्टिकुलर क्लाइमेट है और उस कंट्री में वो पर्टिकुलर क्लाइमेट है। समझ गए? मीन एनुअल, और दूसरा क्या है, मीन मंथली, यानी पूरे महीने का डेटा निकालकर। ये दोनों एक साथ नहीं चला है, कुछ कुछ एरियाज में उसने मीन मंथली फॉलो किया, कुछ कुछ एरियाज में उसने मीन एनुअल फॉलो किया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे चैप्टर में तभी आपको और क्लियर हो जाएगा कि कहां पर मीन मंथली किया गया, कहां पर मीन एनुअली किया गया। And precipitation data. He introduced the use of capital and small letter ABCD EFG जो आपने बहुत पढ़ा है नर्सरी में, LKG में, UKG में। अब आप उसको यहाँ यूज करोगे क्लाइमेट कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये जितने आपको एब्रीविएशन यहाँ पे दिख रहे हैं, ABC, ये वाले D आ गए, ये वाला E आ गया, ये अल्फाबेट नहीं है, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस है। A एक पर्टिकुलर क्लाइमेट को दिया गया है, B दूसरे क्लाइमेट को दिया गया है, C एक दूसरे क्लाइमेट को दिया गया है। तो ये ए फॉर एप्पल वाला ए नहीं है, ये क्लाइमेट वाला ए है कि कौन सा क्लाइमेट है जिसको इसने कैपिटल लेटर ए पकड़ा दिया है, और कौन सा क्लाइमेट है जिसको इसने कैपिटल लेटर बी पकड़ा दिया है। समझ गए? तो बेसिकली उसने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को पूरी दुनिया के क्लाइमेट ग्रुप्स को और उनके टाइप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और चूंकि इस स्कीम को डेवलप उसने किया था 1918 में, अब कई सालों में इसको काफी ज्यादा चेंज भी किया गया, कई प्रकार के ऑल्टरेशन भी इसमें किए गए। उसके बावजूद भी करंटली ये वाली जो स्कीम है ये आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट कंपटीशन एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस का वेटेज मिलता है ज्योग्राफी के पार्ट से, इस टॉपिक पर बहुत मिलता है। समझ गए? ये कोईपन का क्लासिफिकेशन है। तो बेसिकली उसने 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए पूरे वर्ल्ड में। कोईपन ने टोटल 5 तरीके के क्लाइमेटिक ग्रुप्स हैं जो उसने आइडेंटिफाई किया, जिसमें से 4 बेस्ड थे टेम्परेचर पर और एक था प्रेसिपिटेशन पे। एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन है, सब आपस में लिंक कर रहा है। एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन है जिसमें हम दो तरीके का डेटा कलेक्ट करते हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। और टेम्परेचर के बेसिस में कितने क्लाइमेट हैं, 4, और प्रेसिपिटेशन पे 1। तो इस तरीके से उसने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। और ये है इसके ग्रुप्स। आपको यहां 6 दिख रहे हैं। हमने जैसे पिछले में 5 पढ़ा, हमने 5 पढ़ा था, लेकिन क्लासिफिकेशन यहां 6 का है। तो ये छठवां जो हाईलैंड है ये क्यों आए, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये क्लाइमेट्स हैं जो कि उसके द्वारा आइडेंटिफाई किए गए पूरे वर्ल्ड में। पहला क्या है, ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस और हायर। मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो 12 महीनों का मौसम आता है उनमें से वो मौसम जो सबसे ठंडा है, 12 महीने का साल होता है, तो उन 12 महीनों में से वो महीना
जो सबसे ज्यादा ठंडा होता है ट्रॉपिकल इलाकों में, अगर उसके टेम्परेचर का एवरेज 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आएगा तब वो आपका कौन सा एरिया है? ट्रॉपिकल। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्या कहा है? एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ। हम पूरे साल का एवरेज नहीं निकाल रहे, हम यहां पे कौन सा निकाल रहे हैं? केवल एक मंथ का जो सबसे ठंडा है। मीन एनुअल है या मीन मंथली है? मीन मंथली। अब समझे, यहां पे इन्होंने सबसे कोल्डेस्ट मंथ को पकड़ा, उस मंथ का टेम्परेचर उन्होंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद उसका क्या निकाला? मीन यानी एवरेज। और एवरेज निकाल, और एवरेज कितना होना चाहिए? 18 डिग्री से ज्यादा या कितना होना चाहिए? इक्वल टू 18 डिग्री। अगर इससे ज्यादा है तो आप कौन से क्लाइमेट में है? ट्रॉपिकल। समझ गए? पहला केस आया समझ में। दूसरा है ड्राई क्लाइमेट। ये नाम से क्लियर है, ड्राई क्लाइमेट। अब मैं आपको बता दूं, दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। तो टेम्परेचर के बेसिस पे उसने क्लासिफाई किया ए, सी, डी और ई। ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से उसने क्लासिफाई किया ए, सी, डी और ई, और प्रेसिपिटेशन के हिसाब से बी। समझ गए? तो बी है ड्राई क्लाइमेट, नाम से क्लियर है, ड्राई क्लाइमेट। तो ये क्या कह रहे हैं? पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन। क्या मतलब है इसका? ऐसा क्लाइमेट जहां पे इवेपोरेशन ज्यादा है और प्रेसिपिटेशन कम है। मतलब इतना गर्म टेम्परेचर है कि पानी भाप बन के तो ज्यादा उड़ जाता है लेकिन बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि प्रेसिपिटेशन बहुत कम है लेकिन इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। डेजर्ट एरिया इसमें आएगा, बेसिकली नाम ही क्लियर है, ड्राई क्लाइमेट। तो यहां का टेम्परेचर क्या है? बहुत हाई है। भले आज हम क्लास में केवल इसी को कवर करेंगे कोईपन, लेकिन ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इनफैक्ट आपके फाइनल एग्जाम में इसको वेटेज बहुत मिलेगा। एंड एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए अंडर द ज्योग्राफी। समझ गए? तीसरा क्या है? वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट का मतलब एक ऐसा क्लाइमेट जो ना ज्यादा वार्म है ना ज्यादा कोल्ड है। ये आता है मिड लैटिट्यूड में। ठीक है, जो वार्म टेम्परेट का क्लाइमेट है वो आता है मिड लैटिट्यूड में। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसे पढ़िए। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट ईयर्स इज हायर देन -3 डिग्री बट बिलो 18 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम किसका एवरेज निकाल रहे हैं? अगेन केवल एक महीने का। कौन सा महीना होना चाहिए? कोल्डेस्ट, जब सबसे ज्यादा ठंड पड़ती हो, उस महीने का जिसमें सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, उस महीने से हम टेम्परेचर का डेटा कलेक्ट करेंगे और उसका क्या निकालेंगे? एवरेज। एवरेज कितना आना चाहिए? -3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तब आपका क्लाइमेट कौन सा है? वार्म टेम्परेट। ट्रॉपिकल कब होगा? जब 18 से ज्यादा है। वार्म टेम्परेट कब होगा? जब -3 से लेकर 18 के बीच में है। और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? केवल एक महीना पकड़ रहे। कौन सा वाला महीना? कोल्डेस्ट मंथ। समझ में आ रहा? चौथा है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज माइनस। मतलब जब भी ऐसा एरिया जिसका एवरेज टेम्परेचर माइनस में आ रहा है तो वो आपका क्या है? कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। अब यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है स्टेटमेंट। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे? हमने क्या कहा? -3। मतलब अगर मान लीजिए ये क्या कह रहे हैं? -2 है फॉर एग्जांपल, तो ये वार्म टेम्परेट में आना चाहिए। -2 है तो वार्म टेम्परेट में आना चाहिए। और ये क्या कह रहे हैं? अगर आपका एवरेज उस महीने का, पर्टिकुलर महीने का जिसमें ज्यादा ठंड पड़ती है, अगर वो भी माइनस में आता है तो वो कौन सा इलाका है? कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। तो इसको ठीक करने के लिए -3 डिग्री और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर आपका एवरेज आ रहा है तब वो वार्म टेम्परेट। अगर -3 डिग्री से भी कम टेम्परेचर आपका आ रहा है, यानी -4, -5, -6, तब वो आपका आएगा कोल्ड स्नो फॉरेस्ट में। और अगेन कौन सा है ये? मीन एनुअल या मीन मंथली? मीन मंथली, क्योंकि एक ही महीना है। कौन सा महीना? कोल्डेस्ट मंथ। नेक्स्ट, कोल्ड क्लाइमेट। तो एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ, यहां पे हम हर महीने का एवरेज टेम्परेचर लेते हैं, इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। यहां पर हमने बिलो 10 डिग्री इसलिए लिया है क्योंकि हम यहां पर एक महीने का नहीं ले रहे हैं, यहां पर हम पूरे साल का टेम्परेचर का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसका एवरेज निकाल रहे हैं। और यदि उसका एवरेज 10 डिग्री से कम है तब वो कौन सा क्लाइमेट है? कोल्ड क्लाइमेट। तो इस तरीके से
कोईपन ने आइडेंटिफाई किए पूरे वर्ल्ड में 5 तरीके के क्लाइमेट्स जिसको उसने पूरे वर्ल्ड में लोकेट किया, और पूरे वर्ल्ड में लोकेट करने के बाद एक थ्योरी बनाई जिसको हम यूज करते हैं आज अपनी स्टडीज में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टैकल करने के लिए। समझ आया? यहां तक कोई डाउट? तो ये एब्रीविएशन आपको ABCD याद रखना है, ये सीरियल नंबर नहीं है, ये एब्रीविएशन है। अगर आपके पास क्वेश्चन में आया है कैपिटल B, एक्सप्लेन बी एज अ क्लाइमेटिक कंडीशन, तो बी क्या है? ड्राई क्लाइमेट। तो आप क्या समझाओगे? ड्राई क्लाइमेट। तो एमपी बोर्ड में तो डायरेक्ट आता है यूजुअली, सीबीएसई में कभी कभी केवल एब्रीविएशन को पॉइंट करके क्वेश्चन डाल देते हैं, तो आपको एब्रीविएशन यहां पे याद करना। पहला एब्रीविएशन तो यही है 5। अब एक इसमें आता है हाईलैंड। हाईलैंड का केस समझते हैं। अगर मान लीजिए, बहुत बेसिक सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर कोई अगर जैसे हम इंडिया की बात करें, अगर आप इंडिया के कहीं पहाड़ी इलाकों में जाओगे, पहाड़ी इलाके जो मतलब अच्छे खासे पहाड़ों में बने, जो जमीन पे नहीं है, मतलब थोड़े ऊंचाई पर है, वहां का टेम्परेचर कैसा होगा? कम होगा, नॉट माइनस में, नॉट नेसेसरी, ठंडा होगा, टेम्परेचर ठंडा होगा। अगर आप वर्ल्ड में किसी भी दुनिया के कोने में जाओगे और यदि आप उनके पहाड़ चढ़ोगे, तो पहाड़ चढ़ने के बाद उन एरियाज का टेम्परेचर क्या होगा? कोल्ड ही होगा। और हाईलैंड बेसिकली क्या है? हाईलैंड का मतलब होता है वो पर्टिकुलर एरिया जो कि प्लेन्स में नहीं है, वो थोड़े हिल टॉप्स पे बने हैं, मतलब वो थोड़े पहाड़ी इलाकों में बने हैं। तो ऐसा एरिया तो पूरे वर्ल्ड में होता है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा एरिया है। तो अगर एक ऐसा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट जो पूरी दुनिया में है, तो इसको हम पर्टिकुलरली अलग से क्लासिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। जैसे हाईलैंड्स हमने कहा, पहाड़ी इलाके इंडिया में भी हैं, नेपाल में भी हैं, अमेरिका में भी होंगे, साउथ अफ्रीका में भी होंगे। अगर आप पहाड़ चढ़ोगे कहीं पे भी या ऊंचे इलाकों में जाओगे, तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होगा, क्योंकि जितना जितना आप आसमान में जाओगे उतना उतना क्या ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। तो एयर जो होती है जितनी ऊंचाई पर आप जाओगे वो ठंडी हो जाती है। तो बेसिकली हाईलैंड्स का मतलब है वो इलाके जो थोड़े ऊंचाइयों पर स्थित है और जहां का तापमान हमेशा ठंडा ही रहता है। अब अगर हम इंडिया को यहां पे क्लासिफाई करें, इंडिया समहाउ ट्रॉपिकल में आता है, क्योंकि इंडिया इज अ वार्म कंट्री अलोंग विद रेनी सीजन। इंडिया रेनी सीजन के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन एक वार्म कंट्री है, क्योंकि हम इक्वेटर के नजदीक आते हैं, इक्वेटर सॉरी लैटिट्यूड या लैटिट्यूड के शायद हम नजदीक आते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो टेम्परेचर है वो काफी वार्म है। क्या इंडिया में पहाड़ी इलाके नहीं है? क्या पहाड़ी इलाके ठंडे नहीं है? बिल्कुल है। यानी गर्म होने के बाद भी, ट्रॉपिकल रीजन होने के बाद भी हमारे इंडिया में कौन सा एक और क्लाइमेट कंडीशन है? हाईलैंड। इसलिए इसको अलग से क्लासिफाई किया गया है बाय द कोईपन। तो कोईपन ने तो केवल ये 5 क्लासिफिकेशन किया है, इसको एक्सक्लूड किया है। इंक्लूड आप करोगे अपने कंटेंट में, लेकिन समहाउ इन 5 में से इसको इंक्लूड हमने नहीं किया है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में कॉमन है। ये केवल ऐसा नहीं एक आध कंट्री में है। जैसे कोल्ड क्लाइमेट, ये कहां मिलेगा आपको? एंटार्क्टिका, आर्कटिक रीजन, जहां का टेम्परेचर मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही होगा पूरे साल का, अगर आप एवरेज निकालो। तो क्या तो जहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ठंड है, तो क्या वहां पर क्या कहते, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ठंड है, क्या इंडिया में ये क्लाइमेट है? नहीं है। मतलब इंडिया किस में आएगा? केवल ट्रॉपिकल, लेकिन इंडिया में हाईलैंड भी है। आ रही बात समझ में? तो ये वाला जो क्लाइमेटिक कंडीशन है हाईलैंड वाला, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। ये ऐसा नहीं किसी एक आध कंट्री में, जैसे एंटार्क्टिका में केवल ये है, इंडिया में ये है ट्रॉपिकल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी केवल एक में, ये पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है। मैप आप जब देखोगे वेज क्लाइमेटिक कंडीशंस का, ये आपको बीच बीच में मिल जाएगा हाईलैंड का, ठीक है। और हाईलैंड को एच से डिनोट करते हैं। मेन आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 है, ए से लेकर ई। फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। ए क्या है? ट्रॉपिकल। एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 18 डिग्री से कम, सॉरी 18 से ज्यादा, सॉरी 18 डिग्री से ज्यादा। ड्राई क्लाइमेट का 18 से कम लेकिन -3 से ज्यादा, इनके बीच में होना चाहिए, बिटवीन -3 एंड 18। इसके बाद वार्म टेम्परेट, ये कितना होना चाहिए? 18, अच्छा उल्टा हो गया, ओके ओके सॉरी। ट्रॉपिकल का क्या है? 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। ड्राई क्लाइमेट में तो इवेपोरेशन ज्यादा है प्रेसिपिटेशन से। वार्म टेम्परेट में -3 डिग्री और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। उसके बाद कोल्ड स्नो फॉरेस्ट का जो एवरेज है वो हमेशा माइनस में आना चाहिए। और लास्ट कोल्ड क्लाइमेट का टेम्परेचर सारे महीनों का मिलाकर 10 डिग्री होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तब आप कोईपन की स्कीम का इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिवेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ आया? कोई डाउट? तो इसमें भी लिखा है
ए सी डी और ई जो कैपिटल लेटर है ये डिनोट करते हैं या डेलिनिएट करते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट, और बी करता है ड्राई क्लाइमेट। व्हाट इज ह्यूमिड क्लाइमेट? ऐसा क्लाइमेट जिसमें मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा है या प्रेजेंट है। लेकिन ड्राई क्लाइमेट कैसा क्लाइमेट है? जहां पे मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर वह मॉइस्चर होता तो रेनफॉल होती। अब चूंकि मॉइस्चर ही नहीं है एनवायरमेंट में, रेनफॉल ही नहीं है, तो क्लाइमेट कैसा है? ड्राई। जैसे कि डेजर्ट। डेजर्ट भी अलग अलग कैटेगरीज हैं जो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अब इसमें और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। द क्लाइमेटिक ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड इनटू टाइप्स designated by small letters based on seasonality of precipitation and temperature characteristics। मतलब ये तो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन के भी और टाइप्स हैं अभी। मतलब ऐसा नहीं है ये 5 पे खत्म हो गया, अब इस पहले वाले के 3 हैं, दूसरे वाले के 2 हैं, तीसरे वाले के 4 हैं, लास्ट वाले के 2 हैं, इस वाले के 3 हैं। मतलब इनके भी फर्दर टाइप्स है, और उनके फर्दर टाइप्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल लेटर से। क्लियर इसमें मेंशन है। जो मेन क्लासिफिकेशन है कैपिटल लेटर और सब क्लासिफिकेशन स्मॉल लेटर्स। समझ आया? द सीजन्स ऑफ ड्राइनेस आर इंडिकेटेड बाय द स्मॉल लेटर्स एफ एम डब्ल्यू एस। विजिबल है सबको? जो सीजन्स ऑफ ड्राइनेस है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, यानी कि कैप स्मॉल एफ एम डब्ल्यू और एस। इनका मीनिंग आपको याद रखना है। एफ का मतलब होता है नो ड्राई सीजन, एफ का मतलब नो ड्राई सीजन, एस का मतलब समर ड्राई सीजन, एम मॉनसून क्लाइमेट, और डब्ल्यू आपका विंटर ड्राई सीजन। व्हाट इज विंटर ड्राई? विंटर भी है और ड्राई भी है, मतलब ठंड है ले और मौसम आपका सूखा भी है। जैसे कि ग्वालियर विंटर है, क्या स्नोफॉल है? अगर स्नोफॉल होता तो प्रेसिपिटेशन होता, तब ड्राई नहीं होता, क्योंकि स्नो कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। क्या स्नो है? नहीं, लेकिन विंटर तो है। तो इस तरीके के सीजन को हम कहते हैं विंटर ड्राई सीजन। समझ गए? तो हम ड्राइनेस के सीजन को क्लासिफाई करते हैं 4 बेसिस पे। पहला है एफ यानी कि नो ड्राई सीजन, एम मॉनसून, डब्ल्यू विंटर और एस समर। लास्ट में लगा देना ड्राई सीजन। तो ये एम डब्ल्यू एस तो अब याद ही कर लोगे, मॉनसून विंटर एंड समर। लास्ट में लगा देना ड्राई सीजन ड्राई सीजन ड्राई सीजन। बस एक एफ आपको और याद रखना है, नो ड्राई सीजन। तो अगर आपसे क्वेश्चन में मैं कहूं बी एम मतलब स्मॉल बी, एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल एक कंट्री है जिसका क्लाइमेट है कैपिटल बी स्मॉल एम, तो क्या क्लाइमेट है उसका? जरा इस चार्ट की मदद से पहचानो। कैपिटल बी किस में आएगा? मतलब उसका क्लाइमेट क्या है? ड्राई। और एम क्या है? मॉनसून। तो क्या है? मॉनसून क्लाइमेट, मतलब सूखा, मतलब ड्राई क्लाइमेट्स भी है लेकिन बारिश भी है। मतलब बारिश बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बारिश है। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा किसी भी कंट्री का क्लाइमेट। अगर आपसे बोला जाए क्या कहते हैं एफ, ए एफ, कैपिटल ए और एफ, ये आगे आएगा, तो कैपिटल ए ट्रॉपिकल और एफ क्या होता है? नो ड्राई सीजन। मतलब कैसा सीजन है? पूरा का पूरा वेट सीजन है, कोल्ड या फिर वेट सीजन है, मतलब पूरे साल लगभग बारिश है। समझ गए? तो एएफ क्या हो गया? एक ऐसी कंट्री जिसका क्लाइमेट ट्रॉपिकल है और वहां का ड्राई सीजन, और वहां पे ड्राई सीजन बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए? ऐसे हम कंट्रीज को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस गिवन बाय कोइपन। तो आपको ये 5 याद करने हैं। ये 5 याद करने के बाद ये स्मॉल लेटर्स आपको याद करने हैं। एफ नो ड्राइनेस, एम मॉनसून, डब्ल्यू विंटर एंड एस समर ड्राई सीजन। द स्मॉल लेटर्स ए बी सी एंड डी, अब ये भी है ए बी सी एंड डी, ये भी आपको याद रखना है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। तो स्मॉल ए बी सी डी रेफर टू द डिग्री ऑफ सेवेरिटी ऑफ टेम्परेचर। डिग्री ऑफ सेवेरिटी ऑफ द टेम्परेचर, इसका मतलब है अगर किसी कंट्री के टेम्परेचर में स्मॉल ए है, मतलब वो टेम्परेचर कैसा है? बहुत गर्म। और अगर किसी कंट्री के टेम्परेचर में डी है, मतलब वो कैसा है? बहुत ठंडा। तो ए का मतलब होता है वार्म और डी का मतलब है कोल्ड। और इसके बीच के जितने भी सीजन्स आएंगे या बीच में जो भी टेम्परेचर में जो चेंजेस आएंगे उसको हम डिनोट करेंगे बी और सी से। तो ए कैसा है? बहुत गर्म, बी गर्म, सी ठंडा और डी बहुत ठंडा। समझ गए?
तो ये आपकी तीन चीजें, हमने तीन अभी तक कोड डिकोड करे। पहले तो ये 5, उसके बाद ये FMWS, और उसके बाद ABCD। मतलब ABCD इसमें आपको याद करनी है बेसिकली। समझ गए? यहां तक कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई प्रश्न चिन्ह? कुछ नहीं। ये आ गए सब ग्रुप्स। ये चार्ट है जो इस चैप्टर में आपको ढंग से याद करना है, जो कोईपन द्वारा आपको दिया गया है। तो सबसे पहला ए वही है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब ये वाला हमने पहले ही कर लिया, ये दोबारा यहां रिपीट हो गया है। ए क्या है? ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। और ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट को और फर्दर पार्ट्स में यहां डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट एंड ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। अब आपने अभी तक कोड याद रखे। और ये जो कोड यहां पे आए हैं ना, अगर आपने कोड मेमोराइज करा है तो ये कोड से आपको दिक्कत नहीं आएगी इसको क्रैक करने में। जैसे पहला क्या है? AF। ए मतलब ट्रॉपिकल, और F नो ड्राई, मतलब मौसम कैसा है? ट्रॉपिकल वेट। ट्रॉपिकल वेट यानी बारिश भी है और मौसम क्या है? ट्रॉपिकल। समझ गए? दूसरा क्या है? AM। M क्या हो गया? मॉनसून, तो ये क्या होगा? ट्रॉपिकल मॉनसून। AW विंटर, तो विंटर का मौसम, विंटर कुड बी वेट एंड इट कुड बी ड्राई। ड्राई विंटर या वेट विंटर। अगर स्नोफॉल है तो वेट, अगर स्नोफॉल नहीं है तो ड्राई। समझ गए? तो बेसिकली ये एब्रीविएशन जो है, ये जो लेटर कोड है, ये आपकी मदद करेंगे किसी भी कंट्री के वेदर को या उसके क्लाइमेट को क्रैक करने के लिए। समझ गए? तो ऐसे ही हमने डिवाइड किया गया है, मतलब इन 5 के ये सब डिविजन्स हैं। जैसे ए का है ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। ड्राई क्लाइमेट का सब ट्रॉपिकल स्टीप, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल स्टीप एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। ये इसके लेटर कोड है और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये एक एक का एक एक है। जैसे ट्रॉपिकल वेट यानी नो ड्राई सीजन, ट्रॉपिकल मॉनसून यानी मॉनसूनल शॉर्ट ड्राई सीजन, मतलब मॉनसून है और सूखा कैसा है? कम है, मतलब गर्मियां यहां पे थोड़ी कम है। इसके बाद ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्या है? विंटर ड्राई सीजन, जो अपन ने कहा था विंटर या तो ड्राई होनी चाहिए या फिर वेट होनी चाहिए। इसके बाद सब ट्रॉपिकल स्टीप, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? लो लैटिट्यूड, सेमी एरिड और ड्राई। सेमी एरिड और ड्राई, देखिए दो तरीके के डेजर्ट हम बेसिकली यहां पे पढ़ेंगे, जिसमें से एक होता है सेमी एरिड। सेमी एरिड बेसिकली एक ऐसा डेजर्ट का इलाका होता है जिसमें बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम बारिश जरूर होती है। एक ऐसा डेजर्ट एरिया जहां का जो टेम्परेचर है वो हाई तो जाता है लेकिन इतना भी हाई नहीं जाता एज कंपेयर टू अदर डेजर्ट जहां बिल्कुल ही बारिश नहीं होती। समझ गए? तो डेजर्ट का क्लासिफिकेशन भी हम यहां पे 2 टाइप्स में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। फिलहाल के लिए ये आपका चार्ट है जो आपको मेमोराइज करना कंपलसरी है, जिसमें ये तो आपने पहले ही कर लिया, शॉर्ट फॉर्म भी आपको बता दिए कि M क्या है, F क्या है, W क्या है। ठीक है? इसके बाद इसमें देखिए H और K और आ गया है, स्मॉल h आ गया है और स्मॉल k आ गया है। तो h का मतलब है लो लैटिट्यूड, k का मतलब है मिड लैटिट्यूड। दैट्स इट। ठीक है? बाकी वही है, जैसे BW, तो BW का मतलब क्या? B आ गया ड्राई क्लाइमेट, B आ गया ड्राई क्लाइमेट, और दूसरा इसमें क्या है? W, यानी कि W हम किससे डिनोट करते हैं? विंटर ड्राई। यानी कि ऐसे क्या डेजर्ट होते हैं जहां का क्लाइमेट थोड़ा विंटर में हो, मतलब ठंडा क्लाइमेट हो जिसका, बिल्कुल होते हैं। ऐसे भी डेजर्ट्स हैं जहां बेसिकली दिन के टाइम पे तो बहुत गर्मी है लेकिन शाम के टाइम में इतना टेम्परेचर गिर जाता है कि वहां सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि कोस्टल डेजर्ट। ठीक है? तो बेसिकली BW का मतलब क्या? लो लैटिट्यूड एरिड और ड्राई। मतलब एक तो ये ड्राई में भी आएगा, B है, और W क्या होता है? विंटर, यानी कि ड्राई विंटर्स, सूखे विंटर। समझ गए? ऐसे ही आपका और फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे मिड लैटिट्यूड का है वार्म टेम्परेट का, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, मेडिटेरेनियन है, मरीन वेस्ट कोस्ट है। ये वैसे एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं। तो अगर आप जैसे इनकेस अगर एग्जांपल आप सारे मेमोराइज नहीं कर पा, कुछ कुछ तो आपको इसको जरूरी करना है मेमोराइज। ये एक लेटर कोड है, लेटर कोड के बाद ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर ये आप कोड समझ गए तो कैरेक्टरिस्टिक याद करने की नीड नहीं है। जैसे आप इसको समझ गए, F क्या है? नो ड्राई सीजन, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है नो ड्राई सीजन। तो अगर आपने लेटर कोड आइडेंटिफाई कर लिया, ये याद करने की कोई नीड नहीं है, अपने आप से लिख देना। DF क्या होगा? D क्या है? कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, जिसका टेम्परेचर मतलब माइनस में ही रहता है, जिसका एवरेज टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही रहता है, ये होता है आपका कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। तो ये D है, ये उस कैटेगरी में चला गया। दूसरा क्या? F क्या होता है? नो ड्राई सीजन। यस, तो बेसिकली ये कैसा है?
नो ड्राई सीजन, सेवर विंटर एंड विंटर ड्राई एंड वेरी सेवर। मतलब यहां आपका मेरे को सूखा नहीं पड़ेगा क्योंकि ठंडा मौसम है, मॉइस्चर है, तो कभी सूखा नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या, सेवर विंटर, जबरदस्त सर्दी है। तो हमने यहां पे डी का कैरेक्टरिस्टिक लिखा है सेवर विंटर, और एफ का कैरेक्टरिस्टिक भी लिख दिया हमने नो ड्राई सीजन। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने ये लेटर कोड क्रैक किया तो ये आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप खुद से समझकर लिख सकते हो। बस आपको याद क्या करना है, ये 5 ABCDE, एक हाईलैंड वाला H, उसके अलावा ABCD जो कि क्या बताता है, सेवेरिटी ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर, और FSW और M, यानी नो ड्राई सीजन, मॉनसून ड्राई सीजन, मॉनसून सीजन, विंटर ड्राई सीजन एंड समर ड्राई सीजन। क्लियर है? बस मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं कि मेरे ख्याल से इनफ है। अभी आगे ग्रुप ए, मतलब मेन हमने स्कीम पढ़ ली। अब जो उसने क्लासिफिकेशन किया था 5 का, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई, इसको अब हमको अलग अलग से स्टडी करना है। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं बेसिकली ये आप आराम से खुद से लिख सकते हो। खुद से लिखने का इन द सेंस, इसमें आप जो लैंग्वेज डालोगे कि इतना टेम्परेचर होता है, इतना होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए, ये आप केवल पढ़कर समझ के अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। जो रटने वाली चीज थी वो उसके पहले थी, स्कीम वाली, जो आपको मैंने बता दी। अब है ग्रुप ए, यानी कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट एग्जिस्ट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसके बाद द सन बीइंग ओवरहेड थ्रू आउट द ईयर एंड द प्रेजेंस ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मेक द क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड। क्या होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन? पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। बोलो, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है? देखिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का मतलब है जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में से ट्रेड विंड्स आती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में से ट्रेड विंड्स आती हैं, तो एक ऐसा एरिया जहां पर सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड आपस में इंटरैक्ट करती हैं। तो जब ये दोनों विंड्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं, तो जिस पर्टिकुलर एरिया में इंटरैक्ट करती है वहां के सीजन को ये हमेशा हॉट एंड ड्राई बना देती है, क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन भी आगे जाकर इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली हमने ये ट्रॉपिकल में क्यों लिखा? क्योंकि ट्रॉपिकल बेसिकली क्या होता है? ट्रॉपिकल वो एरियाज हैं जहां का टेम्परेचर हमेशा गर्म रहता है और बारिश की यहां पे कभी भी कमी नहीं होती, क्योंकि जहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा वहीं पर प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होगा। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का मतलब है एक ऐसा जोन जहां पे सदर्न हेमिस्फीयर से आ रही ट्रेड हवाएं और सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आ रही ट्रेड हवाएं जब आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया को गर्म बनाती हैं, जिससे इवेपोरेशन बढ़ जाता है और प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो जाता है। ऐसे पर्टिकुलर जोन को कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और क्या कह रहे हैं? ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि इसमें जो क्लाइमेट है वो हमेशा गर्म बना रहता है। गर्म क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस जोन, क्योंकि यहां पे सन क्या होता है? हमेशा ओवरहेड होता है, सन हमेशा चढ़ा ही रहता है यहां पे, जिसकी वजह से ऐसे इलाकों का जो टेम्परेचर है वो हमेशा हॉट और ह्यूमिड बना रहता है। मतलब गर्म भी है और नमी भी उसमें बरकरार बनी हुई है। यहां का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी लो एंड एनुअल रेनफॉल इज हाई। व्हाट इज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर? एनुअल तो पूरे साल का, रेंज क्या होता है? एक बात बताइए, आपने यहां पे किसी ने क्वेश्चन नहीं रेज किया क्योंकि तुमने ऑब्जर्व ही नहीं किया किसी ने। अगर ये इलाका गर्म होता है, अगर जैसा हमारे कहे अनुसार अगर ये इलाका गर्म है तो टेम्परेचर तो बहुत होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। यहां लो क्यों है? आप लाइन ही नहीं समझे इसकी। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लीजिए मैंने टेम्परेचर रिकॉर्ड किए इंडिया के 12 महीने के, जिसमें मैंने देखा मई के महीने का जो टेम्परेचर है वो हाई है और दिसंबर के महीने का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा लो है। तो जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? रेंज। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है चूंकि ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट ऑलरेडी हाई ही रहता है, तो इसमें जो सबसे कम टेम्परेचर होगा वो भी उसके हमारे हिसाब से तो वो भी बहुत हाई है। ट्रॉपिकल इलाकों में जो गर्म तापमान होगा उनके लिए तो वो आम है, लेकिन हमारे लिए तो वो बहुत ज्यादा बेयर करने के लिए, चूंकि अपन ठंडे इलाकों से आते हैं।
तो ऑलरेडी इनका जो सबसे कम टेम्परेचर होगा हमारे लिए वो क्या है, बहुत हाई है। तो इनका जो कम टेम्परेचर है वो खुद ही जब इतना हाई है, तो जब ये रेंज निकालेंगे तो रेंज क्या आएगी, ऑलरेडी बहुत कम आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हाईएस्ट टेम्परेचर इनका जाता है 45 डिग्री, तो कम कितना जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री, क्योंकि ट्रॉपिकल इलाका गर्मियां पड़ेगी ही पड़ेगी। तो 45 में से जब आप 35 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ओनली 10। रेंज क्या है, क्या बहुत ज्यादा रेंज आई है, नहीं। तो कहने का मतलब यह है इस टेम्परेचर का मतलब इन इलाकों के टेम्परेचर का अगर आप एनुअल रेंज निकालेगा, एनुअल आपने बिल्कुल सही कहा, ईयरली, जब आप ईयरली रेंज निकालोगे तब वो बहुत ज्यादा कम है। और ईयरली बारिश क्या होती है यहां पे, हाई है, क्योंकि ये इलाके जाने ही रेनफॉल के लिए जाते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। और इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट एंड ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। इन फर्दर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। आगे बढ़े, क्लियर है यहां पे। तो यहां पे आपको क्या क्या कहानी याद रखनी है, ये कहां एग्जिस्ट करता है, इसके वार्म होने का कारण क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसके बाद टेम्परेचर यहां का क्या, एनुअल रेंज काफी कम और एनुअल रेनफॉल हाई। और टाइप्स क्या है, ये इसके टाइप्स हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ये जो कंटेंट है ये आपकी बुक से ही लिया गया, डायरेक्ट ये बुक का ही कंटेंट है। तो आपकी बुक में और इसमें जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो कहीं से भी अलग नहीं है, समझ गए। तो अगर आपको लगे कि ये कहीं और से कंटेंट है, आपकी बुक में कुछ अलग लिखा है, तो जब आप इसको मैच करोगे तो ये 100% 99% सिमिलर है। जो बेकार की लाइंस थी उसको यहां से अवॉइड कर दिया गया है, समझ गए। आगे बढ़े, बोर हो गए क्या। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट की। मतलब क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल, जिसका एनुअल टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, भूल भी गए थे जल्दी, 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। तो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज फाउंड नियर द इक्वेटर। द मेजर एरियाज आर द अमेज़न बेसिस इन साउथ अमेरिका, वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका एंड द आइलैंड्स ऑफ ईस्ट इंडीज। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे इस तरीके का जो ट्रॉपिकल इलाका है वो एग्जिस्ट करता है। इसके बाद significant amount of rainfall occurs in every month of the year as thunder showers in the afternoon. The temperature is uniformly high and the annual range of temperature is negligible. What is negligible? बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि यह रेंज आता ही नहीं है। मतलब इनका जो लो है और जो हाई है उनके बीच में अंतर क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल, कोई अंतर ही नहीं है। मतलब इनके लिए जो लो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हाई है। इसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है 30 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर तकरीबन क्या जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विद डेंस कैनोपी कवर एंड लार्ज बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? प्लांट्स एंड एनिमल, सिंपल, फ्लोरा एंड फौना। तो जब फ्लोरा एंड फौना मिलकर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को बनाते हैं और जिस एरिया में वो इकोसिस्टम बनता है उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो ये आपका ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट का कंटेंट है। इमेजेस में आपको क्लियर दिख रहा है, देखिए ये जंगल हैं घने, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, मतलब 12 महीने ये हरे भरे रहते हैं। तो बेसिकली ये जो इलाका है ये पाया जाता है इक्वेटर के करीब। और कौन कौन से एरिया से कवर करता है? पहले तो अमेज़न बेसिस इन साउथ अमेरिका, इसके बाद वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका एंड उसके बाद आइलैंड ऑफ ईस्ट इंडीज। फिर significant amount of rainfall occurs in every month of the year as thunder showers in the afternoon. यहां पे कभी भी रेनफॉल की कमी नहीं होती, मतलब थ्रू आउट द ईयर यहां पे रेनफॉल पड़ती ही रहती है बिकॉज ऑफ थंडर शावर्स। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर यहां पे हमेशा यूजुअली हाई ही रहता है और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है? नेग्लिजिबल। अगर आप रेंज निकालोगे भी तो भी आंसर आपका बहुत ही कम आएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहता है? 30 डिग्री। ये मैक्सिमम है, इससे भी क्रॉस हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास एक लिमिट है कि 30 ही होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्योंकि अब मौसम के क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंजेस आ गया, तो अब ये 30 क्रॉस कर चुका है। तो जो हम आगे के जो लास्ट का आपका टॉपिक आएगा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और मिनिमम कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। और इसका और फीचर क्या है? इसमें किस तरीके के जंगल है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विद डेंस कैनोपी। डेंस कैनोपी का मतलब है इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं जो आसमान को भी ढक लेती हैं। मतलब जहां पे सनलाइट या डे की लाइट जमीन तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि इतने घने पेड़ हैं कि उन्होंने पूरे जंगल को कवर कर दिया, लाइक अ शेड। समझ गए? ये आपके फीचर्स हैं किसके? ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट के। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट,
ये काफी छोटा है। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट इज फाउंड ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। जैसे अभी आपको बताया था कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है, ट्रॉपिकल, और हम बेसिकली किस सीजन के लिए जाने जाते हैं, मॉनसून। तो अगर आप मॉनसून और ट्रॉपिकल दोनों मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, एएम। समझ गए? ये इसके टाइप्स है। हैवी रेनफॉल अकर्स मोस्टली इन समर, विंटर इज ड्राई। मोस्टली इन समर्स का बेसिकली मतलब है जून से। जैसे इंडिया में बेसिकली मॉनसून कब आता है, जून में। तो समहाउ जून क्या है, एक बिल्कुल मिड का महीना है जिसमें समर और रेनी सीजन का आपस में इंटरेक्शन बना ही रहता है। तो बेसिकली ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कहां पाया जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। और यहां पे काफी भारी बारिश देखी जाती है समर के टाइम पे, और विंटर्स अधिकतर सूखे रहते हैं। विंटर्स आर ड्राई, ड्राई इन द सेंस बारिश नहीं है विंटर में, और दूसरा स्नोफॉल नहीं है, क्योंकि अगर स्नोफॉल भी हो गई उसको भी फिर हम ड्राई कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी एक प्रेसिपिटेशन का तरीका है। फिर नेक्स्ट है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ज्यादा नहीं बचा है, बस एंड होने वाला है। क्या हो गया ये, अच्छा ठीक है। तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट अकर्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ एएफ टाइप क्लाइमेट रीजन। व्हाट इज एएफ? ट्रॉपिकल नो ड्राई सीजन, यानी कि ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट जो है वो बेसिकली ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट के नॉर्थ और साउथ रीजन्स में पाए जाते हैं। इसके बाद इट बॉर्डर्स विद ड्राई क्लाइमेट ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड सीएफ और सीडब्ल्यू ऑन द ईस्टर्न पार्ट। व्हाट इज सीएफ? सी क्या है? टेम्परेट, टेम्परेट क्लाइमेट, मिड टेम्परेट जिसको हमने कहा था। और एफ क्या है अगेन? नो ड्राई, यानी जिसका टेम्परेचर मिड टेम्परेट है, ना बहुत ज्यादा गर्म में ना बहुत ज्यादा ठंडे में, और सीजन यहां पे कैसा है? मॉनसून बेस्ड है, वेट सीजन है। तो ये बेसिकली सीएफ और सीडब्ल्यू टाइप की क्लाइमेट से के साथ बॉर्डर करते हैं। Extensive AW climate is found to the north and south of the Amazon forest in Brazil and adjoining parts of Bolivia and Paraguay in South America, Sudan and south of Central Africa. Basically ये इसका लोकेशन है, ये इसका पूरा लोकेशन है कि इस तरीके का जो क्लाइमेट है बेसिकली किन किन इलाकों में पाया जाता है। और ये जो शॉर्ट फॉर्म इन्होंने यूज किया है, इसको डालने की मंशा यही है ताकि स्टूडेंट को वो बड़े बड़े नाम याद ना रखना पड़े। अगर आप शॉर्ट फॉर्म भी एग्जाम में लिखकर आते हो और अगर वो सही डिनोट कर रहा है शॉर्ट फॉर्म जो आपको यहां पे लिखना था, तो यहीं पे भी आपको मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। तो आपको वो पूरा मिड टेम्परेट, मिड लैटिट्यूडनल जोन लिखने की जरूरत नहीं है। कैपिटल सी भी अगर आप लिखकर आ गए तो उससे हमें यहां पे समझ में आ जाएगा। The annual rainfall is considerably less than in AF and AM climate types and is variable also. यहां पे जो बारिश पड़ती है वो काफी ज्यादा कम पड़ती है as compared to the AF areas और AM areas. फिर the wet season is shorter, मतलब बारिश का मौसम यहां पे कम छोटा होता है, and dry season is longer with the drought being more severe, क्योंकि यहां पे सूखा बहुत ज्यादा जल्दी पड़ जाता है। ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर एंड डियूर्नल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर द ग्रेटेस्ट इन द ड्राई सीजन। डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ट्री शटर्ड ग्रासलैंड्स अकर इन दिस क्लाइमेट। डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं? ये बहुत पढ़ा होगा आपने 8th 9th की ज्योग्राफी में। दो तरीके के फॉरेस्ट बेसिकली पढ़ाए जाते हैं, एवरग्रीन और डेसिडुअस। तो एवरग्रीन बेसिकली क्या है? जो ऑल ओवर द 12 महीने हरे भरे हैं। डेसिडुअस जो तब तक हरे भरे हैं जब तक बारिश है, बारिश गई इनका हरा भरा होना खत्म। ये यूजुअली थोड़े से उजाड़ वन इनको बोलते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा लंबे समय तक फूल, पेड़ पौधे, फूल और पत्ते लगते ही नहीं है। तो बेसिकली क्या है, ये आपका पूरा कंटेंट है अंदर ये ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। पहला जो इसका पार्ट है वो इसका बता रहा है लोकेशन, दूसरा इसका क्लाइमेट। क्लाइमेट इसका यूजुअली क्या रहता है? वार्म। यहां पे वेट सीजन कम आता है एज कंपेयर टू दी नो ड्राई सीजन और मॉनसून क्लाइमेट। वेट सीजन यहां पे काफी ज्यादा कम है, और उसके अलावा क्या कह रहे हैं यहां पे, टेम्परेचर जो है वो इनका हमेशा ज्यादा ही रहता है ड्राई सीजन के टाइम पे। और क्या इसके एग्जांपल है? डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ट्री शेडेड ग्रासलैंड्स। ये जो इमेज यहां पे लगाई है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट की, ये इसका है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। समझ गए? ये इसका कंटेंट है। क्लियर है यहां तक? कोई सवाल, कोई प्रश्न? ड्राई क्लाइमेट ग्रुप ए खत्म। अब आपका आता है ग्रुप बी। ये केवल 2 स्लाइड का है, इसके बाद सीधा ग्रुप सी है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप बी बेसिकली क्या है? बहुत आसान है, ड्राई क्लाइमेट। तो ड्राई क्लाइमेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो रेनफॉल दैट इज नॉट एडिक्वेट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सिंपल।
These climates cover a very large area of the planet, extending over large latitudes from 15 degree to 16 degree north, 60 degree north and south of the equator. At low altitude from 15 degree to 30 degree, they occur in the area of subtropical high, where subsidence and inversion of temperature do not produce rainfall. On the western margin of the continent, adjoining the cold current, particularly over the west coast of South America, they extend more equatorwards and occur on the coastland. और middle latitudes में 35 degree to 60 degree north and south of equator, they are confined to the interior of continents where maritime humid winds do not reach and to areas often surrounded by mountains. तो basically ड्राई क्लाइमेट्स का मतलब होता है एक ऐसा क्लाइमेट जिसमें रेनफॉल और विंटर सीजन की वेरिएबिलिटी काफी कम है, क्योंकि यहां विंटर नहीं है और विंटर के साथ साथ यहां पर रेनफॉल भी ज्यादा अमाउंट में नहीं है. तो बिकॉज ऑफ दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलरली हमारे यहां ड्राई क्लाइमेट्स में, मतलब हमारे वर्ल्ड में ड्राई क्लाइमेट्स को इस बेसिस पर यहां पे कैरेक्टराइज किया गया है. और यहां पे इसकी क्या है, अगेन ये इसकी लोकेशन क्या है कि इनका प्लैनेट में सबसे बड़ा एरिया है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा मेजर एरिया है किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन का, वो क्या है, ड्राई क्लाइमेट्स का, बेसिकली डेजर्ट एंड ऑल. ठीक है, ये इसके बाद में रीडिंग्स दी गई है इसकी. लो लैटिट्यूड्स पे फ्रॉम 15 डिग्री टू 30 डिग्री दे अकर इन द एरिया ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई वेयर सबसिडेंस एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर डू नॉट प्रोड्यूस रेनफॉल. तो चूंकि ये लो लैटिट्यूड्स में 15 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस के इलाकों में यूजुअली ये पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर यहां पे बनता है बिकॉज ऑफ सबसिडेंस एंड इन्वर्जन, जिसकी वजह से रेनफॉल का प्रोडक्शन यहां पे ज्यादा नहीं हो पाता है.